नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि भारत सरकार के द्वारा सहारा निवेशकों का रिफंड दिलाने के लिए 18 जुलाई 2023 से पोर्टल जारी किया गया था और सरकार के द्वारा बोला गया था कि 30 दिनों में वेरिफिकेशन होगा और 15 दिनों के अंदर में सहारा निवेशकों के खाते में पैसा आ जाएगा। साथियों, बहुत सारे निवेशकों के 45 दिन नहीं बल्कि आज 70-75 दिन व्यतीत हो गए हैं आवेदन किए हुए। इन परिस्थितियों में मैंने जितने दिन बीत गए हैं, जैसे 45 दिनों के बाद जो लोगों को मैसेज आ रहे हैं, उन मैसेजों को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार के द्वारा लगभग 99% क्लेमों को रिजेक्ट किया जा रहा है। रिजेक्ट करने का रीजन जो बताया गया है, उस रीजन को देखने और सुनने के बाद आप ही नहीं बल्कि सारे लोग दंग रह जा रहे हैं और अपने दांते तले उंगली दबाने के लिए विवश हो जा रहे हैं कि आखिर इस तरह का यह जो रीजन दिया गया है, यह क्यों दिया गया है, इस रीजन का क्या औचित्य है, क्या इस रीजन के कारण हमारे क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है या नहीं। साथियों, मैं आज के वीडियो में उन रीजनों पर चर्चा करूंगा, किन रीजनों के कारण सहारा निवेशकों के रिफंड कैंसिल किए जा रहे हैं। साथियों, बहुत सारे क्लेम, लगभग 60% क्लेम सिर्फ एक कारण से खारिज किए जा रहे हैं और उन 60% में से लोगों के पास डिफिशियंसी के जो मैसेज आ रहे हैं, उसमें यह आ रहा है कि जमाकर्ता का डिटेल सहकारी सोसाइटी के डाटाबेस से मिलान नहीं करता। अब साथियों सोचिए, यह जो है डाटाबेस से मिलान नहीं करता, इसका क्या औचित्य है, क्या क्यों मिलान नहीं करता? क्या आपके द्वारा वह बॉन्ड जारी नहीं किया गया है? अगर आपके द्वारा बॉन्ड जारी नहीं किया गया है तो आप स्पष्ट लिखिए कि क्लेम कर्ता के द्वारा दिया गया बॉन्ड सहारा सहकारी सोसाइटी के किसी भी ब्रांच या फ्रेंचाइजी ब्रांच के द्वारा जारी नहीं किया गया है, यानी आपके द्वारा जो प्रमाण लगाया गया है वो फर्जी है। अगर फर्जी नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे डाटाबेस से मिलान नहीं करता? डाटाबेस से मिलान नहीं करता तो इसकी जिम्मेदारी आपका है कि अब आप उस बॉन्ड को देखिए, किस ब्रांच से जारी किया गया है, उस ब्रांच के अधिकारी कर्मचारी मैनेजर जो है, उस मैनेजर से उस बात की पुष्टि कीजिए, उसका जमाकर्ता का फॉर्म लीजिए, उसको अपने पास मंगाइए और उससे मिलान कीजिए। इस तरह से कह के कि आपका डाटाबेस से मिलान नहीं करता, आप नहीं बच सकते। इस तरह का यह आक्षेप लगा के क्लेम रिजेक्ट करना बहुत ही गलत है और यह बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है। साथियों, 60% तो इस तरह से किया जा रहा है और जो लोगों के पास मैसेज आए हैं उसमें से बहुत सारे लोगों के पास यह मैसेज आ रहा है कि जमाकर्ता मल्टीपल सदस्य होने के कारण इनका क्लेम शंकास्पद है। यानी जमाकर्ता जो है मल्टीपल मेंबर है, मल्टीपल मेंबर होने के कारण इनका क्लेम स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब मल्टीपल मेंबर वाली बात आ गई तो मल्टीपल मेंबर बनाया कौन है, क्यों आपने बनाया? अगर मान लीजिए हम 2010 में गए पैसा जमा करने, आपने मेंबरशिप का रसीद जारी कर दिया, 2010 में पैसा हमारा जमा कर दिया, फिर हम 2011 में गए तो फिर आप मेंबरशिप भरवा रहे हैं, फिर मेंबरशिप भरवा के आप 5 रुपए का रसीद काट रहे हैं और पुनः हमारा पैसा जमा कर रहे हैं। फिर हम 11 में गए, फिर आप मेंबरशिप का रसीद ले रहे हैं, मेंबरशिप काट रहे हैं। तो यह मेंबरशिप बार बार देने का कौन दे रहा है? क्या जमाकर्ता बार बार मेंबरशिप ले रहा है कि आपके द्वारा बार बार मेंबरशिप जारी किया जा रहा है? जब आपके द्वारा बार बार मेंबरशिप जारी किया जा रहा है तो इसमें जमाकर्ता की गलती क्या है? जब इसमें जमाकर्ता की गलती नहीं है तो आप मल्टीपल मेंबर आईडी मान के आप सहारा निवेशकों के क्लेम को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? यह भी बहुत गलत है, बहुत ही निंदनीय है। इसके हिसाब से भी जितने लोगों के बॉन्ड रिजेक्ट किए गए हैं तत्काल उनको पुनः अंडर प्रोसेस में लेके उनके क्लेम को पास किया जाए। साथियों, तीसरा जो बहुत अधिक लोगों का मैसेज आ रहा है, सिग्नेचर मिसमैच है। साथियों, सिग्नेचर मिसमैच होना एक स्वाभाविक बात है। साथियों, आज के 10, 12 साल, 15 साल पहले कोई व्यक्ति किस हिसाब से दस्तखत किया था, हिंदी में किया था, अंग्रेजी में किया था। बहुत लोगों के दस्तखत बदलते रहते हैं, बहुत लोग दस्तखत कभी किसी बैंक में हिंदी में कर देते हैं, कहीं पर अंग्रेजी में कर देते हैं। तो यह भूलना
स्वाभाविक है। आप आधार कार्ड से वेरीफाई कर रहे हैं, आधार कार्ड से मिलान कर रहे हैं, आधार कार्ड ओटीपी के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, तो सिग्नेचर मिसमैच के जरिए जो आप लोगों के बॉन्ड को कैंसिल कर रहे हैं, यह भी बहुत गलत है। सिग्नेचर से मिसमैच वाले बॉन्ड को आप तत्काल पुनः अंडर प्रोसेस में लेके इनको प्रोसेस को फॉलो करें। सिग्नेचर मिसमैच से आप खारिज नहीं कर सकते। अगला जो साथियों बहुत सारे लोगों के बॉन्ड कैंसिल किए जा रहे हैं, उसमें यह बोला गया है कि उनका नाम भिन्न भिन्न है, यानी बॉन्ड में कुछ और नाम है, दस्तावेजों में कुछ और नाम है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जरूर लोगों के पास समस्याएं हैं, क्योंकि खाता खोलते समय अगर उनका खाता वोटर आईडी कार्ड से खुला है तो पुराना वोटर आईडी कार्ड जो है उसमें सरनेम नहीं लिखा होता था, तो सरनेम नहीं लिखा होने के कारण अगर उसका नाम बॉन्ड में सरनेम नहीं लिखा है, अब बाकी के डॉक्यूमेंट्स में सरनेम लिखा है, तो इसको भी आप भिन्नता नहीं मानेंगे, क्योंकि इस तरह से सरकार की भी यह प्रक्रिया है, सरकार के प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा भिन्नता है तो आप उस भिन्नता को सही करने के लिए एफिडेविट ले सकते हैं, क्योंकि वह नाम सारे नाम उन्हीं के हैं। इसके आधार पर आप बॉन्ड कैंसिल नहीं कर सकते, और न ही नाम की शुद्धता कराने के लिए इतना ज्यादा पैसा भी निवेशक के पास है, तो नाम में अगर थोड़ा बहुत भी मिसमैच है तो उसको आप सद्भावी मान के उनके बॉन्ड को भी आप पुनः अंडर प्रोसेस में लेने का कृपा करें। एक एफिडेविट लेने का ऑप्शन आप पोर्टल पर जारी कर दें। साथियों, इसके अलावा जो अन्य रीजन बताए गए हैं वो काफी हास्यास्पद रीजन है। अगर इन चारों रीजनों में से निवेशक के कोई रीजन नहीं फंसते हैं, माने ये चारों सही हैं, तब सहारा पोर्टल के द्वारा या सहारा जो पोर्टल बना है उनके द्वारा अनाप शनाप के रीजन देके उनके क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है। अनाप शनाप का रीजन में क्या मांगा जा रहा है? इनकम ऑफ सोर्स, आईटीआर की कॉपी। आप आईटीआर की कॉपी नहीं संलग्न किए हैं, इनकम ऑफ सोर्स बताइए। साथियों, बहुत हास्यास्पद बात है। ये हमारे ही जमा करता है व्यक्ति हैं जिन्होंने मात्र 4,000 रुपए जमा किया था, ओनली 4,000 रुपए की एफडी थी, उनकी मैच्योरिटी राशि 10,000 होनी थी। 4,000 राशि के जमा पर उनको आया है कि आप इनकम ऑफ सोर्स बताइए, आप बैंक ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट प्रस्तुत करें ताकि आपका क्लेम का भुगतान हो सके। तो इस तरह का हास्यास्पद मांग करना सहारा कमेटी के द्वारा या सहारा पोर्टल के द्वारा काफी हास्यास्पद है। आप इनकम ऑफ सोर्स मांग सकते हैं, लेकिन इनकम ऑफ सोर्स मांगने के लिए एक क्राइटेरिया बनी है, इनकम टैक्स विभाग में क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया से ऊपर अगर उनका इनकम जाता है तो आप मांग सकते हैं, लेकिन उनको मांगने के भी कोई नियम कानून है। आप कब मांग सकते हैं? आप पहले भुगतान कीजिए, भुगतान उनके खाते में डिपॉजिट कीजिए, भुगतान डिपॉजिट करने के बाद आप मांग सकते हैं कि आप इनकम ऑफ सोर्स बताएं। आप 10 लाख रुपए जमा किए थे तो ये 10 लाख रुपए कहां से पाए हैं? आप बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगाएं, अन्यथा आपको इतना राशि का टैक्स देना पड़ेगा। या कि उनका पूरा क्लेम बन जाए, उनका क्लेम अगर टैक्सेबल आए तब भी आप मांग कर सकते हैं कि आपका कुल क्लेम राशि इतना है, आपके द्वारा टैक्सेबल राशि से अधिक अमाउंट जमा किया गया है, तो आप कृपया इनकम ऑफ सोर्स बताने का कष्ट करें कि आप इतना राशि कहां पाए हैं। लेकिन अगर उनका जमा किया गया राशि टैक्सेबल इनकम से कम है, 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से ऊपर को अगर आप टैक्सेबल मांगते हैं तो 2.5 लाख से कम है, ऐसे व्यक्तियों से, जबकि आप 10,000 का क्लेम दे रहे हैं, अगर आप पूरा राशि दें, 2.5 लाख से ऊपर दें, तब तो आप मांग सकते हैं, इनकम आप प्रूफ मांग सकते हैं, इनकम आप सोर्स मांग सकते हैं, आईटीआर की कॉपी मांग सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी मांग सकते हैं। लेकिन ओनली आप 10,000 दे रहे हैं, तो 10,000 में ये सब मांगना सबसे बड़ा निंदनीय है, औचित्यहीन है। इस तरह के आरोप लगा के निवेशकों के क्लेम को रिजेक्ट करना काफी गलत है। मेरा निवेदन है कि आप मेरे निवेदन पर विचार करते हुए जितने भी क्लेम प्रकरणों को रिजेक्ट किए हैं पुनः अंडर प्रोसेस में लेने का कृपा करेंगे। साथियों, इसके अलावा मैं एक चीज और आग्रह करना चाहता हूं कमेटी और पोर्टल के पदाधिकारियों से तथा सरकार से कि चूंकि यह राशि जो जमा हुई है
वह विशेषकर सहकारी सोसाइटियों में जमा हुई है। और सोसाइटियों में जमा किया हुआ पैसा इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, तो आप इनकम टैक्स का नोटिस, इनकम ऑफ सोर्स का नोटिस, ITR की कॉपी मांगकर नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप इस तरह का औचित्यहीन डिमांड करते हुए क्लेम रिजेक्ट न करें। मेरा निवेदन है कि आप पुनः उन क्लेमों को अंडर प्रोसेस में लें, और जिस तरह से आप 99% लोगों के क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं, उन क्लेमों को पुनः अंडर प्रोसेस में लेके तत्काल राहत राशि जो आप 10,000 दे रहे हैं, वह राहत राशि सहारा निवेशकों के खाते में डिपॉजिट कराने का कष्ट करें। अन्यथा आने वाले समय में आपके लिए अच्छा नहीं होगा। निवेशकों के लिए तो जो बीत रही है वो बीत रही है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथियों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें ताकि यह बात सरकार तक पहुंचे। साथियों, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।